हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां। ये इसका सेकंड पार्ट अपन यहाँ से पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट भाग अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना यानी जो बस्तियाँ थी उसके बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी उसके दो भाग थे, उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक था निचला शहर और एक था ऊपरी शहर। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि जो ऊपरी भाग था उसे दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दुर्ग क्या था कि ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनी होती थी। पहले कच्ची ईंटें होती थी जिस पर एक चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर जो है वो ये बनाया जाता था। दुर्ग को दीवारों से घेरा जाता था, दुर्ग के चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। तो एक हिस्सा तो हो गया दुर्ग, और दूसरा जो था वो था निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवार से घेरा जाता था, उसके चारों तरफ भी दीवारें होती थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसके बारे में, उसके कितने भाग होते थे? तो दो भाग होते थे। एक होता था दुर्ग जो थोड़े सामान्यतया ऊंचे भाग पर होता था, चबूतरा बना होता था, और दूसरा होता था निचला शहर। अगला जो है वो है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और गलियों की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सड़कें और गलियों के बारे में। तो पहला तो ये था कि सड़कें जो थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें, जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र जो है वो विभिन्न आयताकार खंडों में विभक्त हो गया था। तो सड़कें क्या करती थी? सीधी काटती थी, है ना, समकोण पर काटती थी। इसे ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, ध्यान रखना। जिसे जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड पद्धति या फिर चेस बोर्ड पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ये इसके नाम होते थे। इसे जाल पद्धति कहते थे, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते थे, चेस बोर्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो सड़कें क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनी होती थी। नालियों को ढकने की व्यवस्था होती थी। नालियों को फर्श से ढका जाता था। नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप होता था जिसमें गंदगी रुकती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। तो ये था सड़कों के बारे में। एक तो क्या होता था कि सड़कें मिट्टी से बनती थी, दूसरा ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, यानी समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसके अलावा नालियों की व्यवस्था होती थी, और नालियों में जो है ना वो शोषक कूप होते थे जो गंदगी को वहाँ पे इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया नगर योजना के बारे में, देख लिया हमने सड़कों के बारे में देख लिया। अब देखेंगे भवन निर्माण जो होता था हड़प्पा सभ्यता में, उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित रहती थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिसमें शौचालय होते थे, स्नानघर होते थे, रसोई घर होते थे। ठीक है, उसके बाद में शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त अन्य कमरे भी उसमें मिलते थे। मजबूती के लिए नींव निर्माण की जाती थी। पहले नींव भरी जाती थी, उसके ऊपर जो है वो भवन बनाए जाते थे। सड़कों के किनारे मकान बने होते थे जिनसे सुविधा ये होती थी कि वहाँ से हवा, सफाई, प्रकाश आदि की पूर्ण व्यवस्था होती थी। मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकानों के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे, है ना। मुख्य मार्ग पर दरवाजे नहीं खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षित रह सकते थे। अपन पढ़ रहे हैं भवन निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सड़कों के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ होती थी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और नालियों को ढका जाता था। ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवनों के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसके ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास होते थे। दो भागों में नगर को अपन विभाजित करते हैं। उत्खनन में सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेष मिले हैं। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। इस स्मारक
उस काल की संपन्नता का परिचायक है। यहाँ पर ही 71 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा एक वर्गाकार कक्ष के अवशेष प्राप्त हुए जिसमें 20 स्तंभ हैं। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन या सामाजिक आयोजन के लिए किया जाता था। तो इतने विशाल भवन जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे जो विशाल स्नानागार मिला है हड़प्पा सभ्यता का, उसकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था और ये 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा होता था। इसके तहत जो है वो तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी और ये सीढ़ियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप थोड़ा सा नोट्स ये पढ़ लेना। यहाँ पे हमने कंप्लीट नोट्स तैयार किए हुए हैं और ये नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारा ऐप जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, जहाँ पे हमने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा और प्ले स्टोर पे आप टाइप करेंगे एजुकेशन राइज या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीट कोर्स अवेलेबल कराए हैं। और हिस्ट्री का जो पूरा कोर्स है इसमें हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स इस तरीके से तैयार किए हैं। इसके अलावा इसके जो MCQs बनते हैं वो भी हमने तैयार किए हैं, है ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनते हैं MCQs। इसके अलावा इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे और इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पर मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर्स भी वहाँ पे मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा आपको वहाँ पे मिलेगी। ये सबसे अच्छी बात है, ऑनलाइन टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हमने ये टेस्ट तैयार किए हैं। तो ये सारा का सारा और ये पूरा जो कोर्स है ये मात्र 99 रुपीज़ में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं 1 साल की फुल वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आगे मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल कराऊंगा, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली हमने पहले ही देखा कि वहाँ पे सड़क के किनारे किनारे नालियाँ होती थी, नालियों को ढका जाता था और वहाँ पे शोषक कूप होते थे, वहाँ पे गंदगी जो है वो सोख ली जाती थी। इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था इसकी होती थी। हड़प्पा सभ्यता का अगर सामाजिक जीवन की बात करें तो इस सामाजिक जीवन में हमने सामाजिक संगठन, भोजन, वस्त्र, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, मृतक कर्म, चिकित्सा विज्ञान, ये सब कुछ इसमें पढ़ा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में एक एक करके जैसे पढ़ते हैं कि सामाजिक संगठन क्या होता था, तो इस तरीके से समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता था। एक में शिक्षक वर्ग होता था, फिर होता था योद्धा और सैनिक, फिर व्यापारी और दस्तकार और फिर होता था श्रमिक और कृषक। ठीक है, अब उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में अगर भोजन के बारे में देखें तो हड़प्पा सभ्यता में भोजन में ये जो यहाँ पर जो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, ये आप नोट्स में पढ़ लेंगे। उसके बाद वहाँ के वस्त्रों के बारे में विभिन्न वस्तुओं से अलग अलग वस्त्र पहनते थे, ये इसकी जानकारी मिलती है। महिला और पुरुष दोनों के वस्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन की क्या व्यवस्था होती थी, और उसके बाद यहाँ की प्रौद्योगिकी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। फिर हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म, अंत्येष्टि क्रिया जो होती थी उसके बारे में भी हमने यहाँ पे पूरी तरह से जानकारी आपको अवेलेबल करा दी है ना। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान की व्यवस्था भी वहाँ पर होती थी। तो इस तरीके से ये सब कुछ जो है वो इसमें पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। उसके बाद आंशिक समाधान, दाह कर्म भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में यहाँ पे हमने कंप्लीट जानकारी दे दी है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन के बारे में हमने बताया है, कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तोल, है ना, ये सब कुछ हमने यहाँ पे कंप्लीट जो है वो नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पशुपालन के बारे में, फिर व्यापार, इनका व्यापार जो वो व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे। और उसके बाद यहाँ पे आप कुटीर उद्योग के बारे में देख सकते हैं, हमने लिखा है माप तोल के बारे में जो बाट होते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता में एक धार्मिक जीवन और उसके बाद में मातृ देवी की पूजा या उपासना की जाती थी। ये हमने कंप्लीट नोट्स बना दी है। आप देखेंगे यहाँ पे शिव या परम पुरुष की उपासना, एक मूर्ति मिली है योगी की। ठीक है, और उसके बाद में पशु और वृक्ष और पशु पूजा के बारे में भी जानकारी मिलती है। लिंग पूजा के बारे में जानकारी मिली है। और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। हड़प्पा सभ्यता में कला और विकास के बारे में मूर्ति कला, धातु कला, वस्त्र निर्माण, चित्रकला, पात्र निर्माण कला, नृत्य और संगीत कला, मुद्रा कला, ताम्र निर्माण, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मूर्ति कला, धातु कला, एक एक करके विस्तार से हमने कंप्लीट इसमें बताया है। आप अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नृत्य और संगीत कला है, ताम्र निर्माण कला है, उसके बाद लेखन कला है,
तो ये हमने कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका इसका, विलासिता की खोज के बारे में और मोहरों का आदान प्रदान होता था। ये आपका चैप्टर है पहला। मृदभांडों के बारे में जानकारी दी गई है, कलात्मक अवशेष जो प्राप्त हुए उसके बारे में, हड़प्पाई लिपि जो थी, तो हड़प्पाई लिपि के बारे में प्रश्न बन सकता है। हमने इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पे अवेलेबल करा दी है नोट्स के रूप में। और हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला के बारे में, तो शिल्पकला जो है वो यहाँ पे जैसे मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु के काम, मोहरे बनाना, बाट बनाना, यहाँ पे यह है। और जैसे चंद्रदड़ो की बात करते हैं तो ये शिल्प उत्पादन का केंद्र होता था। यहाँ पे जो है वो कई प्रकार की चीज़ें बनती थी, मोहरें बनती थी, कांसा और टिन का निर्माण होता था, ठीक है ना। और सैलखड़ी पत्थर से जो है वो मनके बनाए जाते थे। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। उसके बाद कनिंघम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, कनिंघम का भ्रम। और इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण अंत में, ठीक है ना। ये भी हमने यहाँ पे, और इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ा है अपना पहला हिस्ट्री का चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है दूसरा जो हिस्ट्री का। इस तरीके से हम दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पर आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9079622989, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं अगर हमसे संपर्क करना चाहें तो। और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।